यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेतागण, महासचिव बॉम्बे के और मित्रों, वास्तव में एक महापरिवर्तन के मोड़ पर आज हमारे हिंदुस्तान खड़ी है और इस आने वाली चुनाव जो 2014 है उसमें जो निर्णय होगा पब्लिक का, उससे तय होगा कि हम देश के पुनरुत्थान की ओर बढ़ेंगे या हम और पीछे जाएंगे। आज जो समस्याएं हैं वो सबके समाधान निकल सकती है। उदाहरण, इकोनॉमी जो जिस हालात में है इसको सुधारा जा सकता है और भी तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं। 1990 में मैं जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ मंत्री बना था, 2 पोर्टफोलियो मेरे पास थे, कॉमर्स और लॉ। तब इतनी बुरी हालत थी कि हमारे देश की दिवालापन की घोषणा बाकी थी और वहां से बदलकर फिर उसके बाद नरसिम्हा राव आए थे, तो नरसिम्हा राव की सरकार में भी मैं मिनिस्टर रैंक के, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के एक पद में था, जो गैट और WTO के संबंधित विषयों के लिए उनकी सलाहकार के रूप में मैंने काम की। तो वह समय जो पहले कभी नहीं हुआ था, 1947 से 1991 माने 1991 तक हमारी ग्रोथ रेट सिर्फ 3.5% थी, जो बहुत छोटी सी विकास की वृद्धि थी, लेकिन वहां से बढ़कर हम 9% तक पहुंचे, जो कोई नहीं कह रहा था कि हो सकता है। वैसे मजाक करते थे लोग कि 3.5% पर ये जो धीमी रेट है ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, ऐसे वो कम्युनिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ था, लेकिन हिंदू के माथे पर सब थोपा गया तो वैसे ये भी थोपा गया था। तो हमारे देश में 9% हो गया, अब तो 9% की साधारण लगता है। मैं कहता हूँ कि आगे 2014 में इंडिया की सरकार बनेगी तो 12% ग्रोथ रेट की क्योंकि जगदीश ने कहा कि पहले संक्षेप में बता दीजिए, उसके बाद सवाल होंगे, उसका ज्यादातर समय उस पर जाना चाहिए। तो मैं आपसे मोटी बात पर यह कहूंगा कि कोई ऐसा विषय नहीं है इकोनॉमी पर जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। हाँ, ये सरकार उस सारे समाचारों को दबा के, कल मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे राजनाथ सिंह के सुझाव पर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इकोनॉमी को कैसा सुधारा जा सकता है, और सिर्फ देश में जो हमारी प्रांतीय भाषाएं हैं, हिंदी, तमिल, ऐसे जब हम इसमें छपा है, और तो अंग्रेजी में बिल्कुल उसको ब्लैकआउट कर दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई रचनात्मक बात हम कहें तो वो ना छपे, क्योंकि वैसे भी वो देख रहे हैं कि भीड़ को देखकर कांग्रेस में सब कांप रहे हैं कि भाई क्या होने वाला हमारा। और सोनिया गांधी के घर में मीटिंग हुई थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको बनने के बाद भागना चाहिए, उसके पहले बनने के पहले भागना चाहिए। तो पहले भागे या बाद में भागे, हम तो पकड़ेंगे उनको, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपए, जब वो पूर्ण गरीब थी, जब उनकी विवाह हुई राजीव गांधी के साथ, ये 1 लाख करोड़ कहां से आया? हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का, खास तौर पर हमारे मंत्रियों को कुल मिला करके विदेश में 70 लाख करोड़ रुपए, 70 लाख करोड़ रुपए टोटल टैक्स जो इकट्ठा होती है भारत की
सेंट्रल बजट में, वो कितना है 4.5 लाख करोड़। इनकम टैक्स कितना है 2 लाख करोड़। ये 70 लाख करोड़ बाहर से मंगवा लेंगे, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं, तो कितने साल के लिए हमें टैक्स नहीं देना होगा। तो इसीलिए संपत्ति की कमी नहीं है। ये पेट्रोल में टैक्स डालते हैं, हर चीज में छोटी छोटी चीजों पर टैक्स डालते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम के ऑप्शन करते तो आपको 1,76,000 मिल जाएगा। कपिल सिब्बल तो कहते हैं कि 0 मिलेगी, और तो उसकी कोई कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि वो 0 से आगे गिन नहीं सकता है। ऐसे ही लोग हैं कांग्रेस में। तो इसी प्रकार से कोयले की नीलाम करते बांटने के बजाय, तो आपको 11 लाख करोड़ मिलती है। खनिज तेल की जो कृष्णा गोदावरी में देने के बजाय आप यदि नीलाम करते तो 24 लाख करोड़ मिलती। हमारे देश में साधन की कमी नहीं है, सिर्फ वो मंशा होनी चाहिए कि राष्ट्र के लिए इकट्ठा करनी चाहिए, अपने के लिए नहीं इकट्ठा करनी चाहिए, राष्ट्र के लिए इकट्ठा करनी चाहिए। ऐसी होगी तो निश्चित तौर पर साधन की कोई कमी नहीं, ना हमारी किसी क्षमता की कमी है। एग्रीकल्चर को गरीब कहते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं हमारे किसान। और तो आपको पता है कि जो आज हमारी एग्रीकल्चर में जो उत्पादन हो रही है, वो सबसे न्यूनतम लागत पर होती है दुनिया में। WTO ने कहा है कि एक ही देश में, बड़े देशों में एक ही देश है जो यदि निर्यात करने के लिए सब्सिडी देगी तो हम आपत्ति नहीं करेंगे। हर देश भर के लिए वो आपत्ति करते हैं निर्यात में आप सब्सिडी दोगे तो, परंतु हिंदुस्तान के इसमें क्योंकि हमारी जो दाम है वो इंटरनेशनल प्राइस से इतनी कम है कि हमें मजबूर नहीं करना चाहिए इतनी कम दाम पर एक्सपोर्ट करने के लिए। वो कहते हैं फिर आप सब्सिडी दे सकते हैं ताकि वो जो बाकी है वो किसानों को मिल सके। आज हमारे किसानों की गरीबी की दूर करनी है तो निर्यात करने के लिए सीखना चाहिए। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना है, छोटी छोटी एयरपोर्ट बनानी है, पैकेजिंग इंडस्ट्री बनानी है। ये सब बनेंगे तो किसान कर सकता है। इंटरनेट के जरिए वो पता कर सकता है कौन क्या खाता है और कौन सी क्षमता की कमी है एग्रीकल्चर में। 12 महीने हमारे देश में आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, 12 महीने। अमेरिका में 5 महीने हीम गिरती है, इसीलिए वहाँ 5 महीने नहीं कर सकते। यूरोप में भी नहीं कर सकते, चाइना में 3 महीने के लिए नहीं कर सकते, परंतु हमारे देश में 12 महीने कर सकते हैं। 3 फसल बो सकते हैं, लेकिन हमारे सिर्फ 25% जमीन पर एक से ज्यादा फसल बोया जाता है। हर चीज में अनाज हो जाए, अनाज की चावल का दाम 1/7 साउथ अफ्रीका की तुलना में, जापान की तुलना में। इसी प्रकार से गेहूं 1/4, दूध 1/15। हमारे देश में 15 करोड़ गाय हैं। 15 करोड़ गाय को ठीक से खाना पीना पिलाओ, खाने दियो, इसकी सारी जो विटामिन की आवश्यकता पूरा करो, तो आप जो आज 200 लीटर पैदा करते हैं वो आप 11,000 लीटर पैदा कर सकते हैं एक साल में। इजराइल में करते हैं, इजराइल में कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और हमारी गाय के दूध की विशेष दवाई की जो उसकी क्षमता है, तो उसकी जो है वो सब आज लोग दुनिया में मानते हैं। और यदि 15 करोड़ गाय 11,000 लीटर देंगे तो आप स्नान भी दूध में कर सकोगे। किसी चीज की क्षमता, इसीलिए तो हम दुनिया के सबसे विकसित देश थे 1750 तक। उसके बाद जो नए यंत्र आए उसको हमें वंचित किया गया। अंग्रेजों ने हमारे देश में लोगों को रेलवे नहीं लाने दिया बहुत सालों के लिए। 1857 में जब उन्होंने देखा कि जो पहला भारत को स्वाधीन करने की संग्राम शुरू हुई, उसके बाद
उन्होंने थोड़ा रेलवे लाए अपने ट्रूप्स को जल्दी ले जाने के लिए और कपास को बंदरगाह तक ले जाने के लिए। उन्होंने हमें स्टील बनाने नहीं दिया, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आधार थी क्रांति के लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति, वो वहाँ की जो स्टील प्लांट बनाई थी बेसेमर ब्लास्ट फर्नेस के जरिए, वो हमारे देश में लोग तैयार थे लाने के लिए। टाटा तैयार था, जमशेद टाटा उसको बनाने नहीं दिया। आखिर में 1914 में जब देखा कि फ्रांस और जर्मनी और बेल्जियम हमारे देश में निर्यात करा ली थी सस्ते दाम पर इस्पात को, तब उन्होंने टाटा को कहा और कहा कि पैसा आपको हम नहीं देंगे और आप लंदन के स्टॉक मार्केट से भी पैसा नहीं ला सकते। तो यहाँ स्वदेशी की आह्वान पर लोगों ने 10 रुपया दिया, 5 रुपया दिया, ऐसा देकर टाटा को पैसा मिला और उन्होंने पहला स्वदेशी स्टील प्लांट बनाई, जो आज भी दुनिया के न्यूनतम लागत में स्टील पैदा होती है। तो कोई चीज की कमी नहीं है, सिर्फ करने वाला चाहिए। हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लिया गुजरात में, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी हो गए तो निश्चित तौर पर इस सारी क्षमता का पूरा उपयोग होगा और देश एक बार 5 साल के अंदर हमारे देश में और भी समस्याएं हैं आर्थिक के बजाय। बांग्लादेश से लोग आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ उनको नौकरी मिलती है, अच्छा कमाई होती है, वहाँ नहीं मिल रही है। और पाकिस्तान बनाने की आधार क्या था कि जो मुसलमान, अंग्रेजों ने कहा, मैंने नहीं कहा, अंग्रेजों ने कहा कि जो मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता उसके लिए अलग जमीन बनानी है, देनी है, अलग देश बनाना है। तो पाकिस्तान तो था नहीं पहले, तो बनाई गई थी। अंग्रेजों ने एक कानून पास किया अपने पार्लियामेंट में जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें कहा कि इन क्षेत्रों में मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रहने चाहते हैं इस मेजॉरिटी में, तो इसीलिए पंजाब को काटो, सब सिंध को काटो और वहाँ बंगाल को का एक टुकड़ा करो, और कहा कि मुसलमान को अलग देश होना चाहिए, जो हिंदू के साथ नहीं रहने चाहता है उसका अलग देश बनाना चाहिए। अब वो बनाने के बाद वो हमारे देश में आ गए वापस। 1/3 बांग्लादेश का पॉपुलेशन हमारे देश में आ गया। आसाम में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में भी मैं सुनता हूँ बांग्लादेशी है। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हें तो अलग देश दिया क्योंकि हमारे साथ नहीं रहने चाहते, अब आ गए। तो मुझे बांग्लादेश, हमारे देश से शक्तिशाली सरकार होगी तो बांग्लादेश को कहना चाहिए तुम्हारे अपने लोगों को वापस ले जाओ। यदि नहीं ले जा सकते हो और ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, तो जितना जमीन उस पॉपुलेशन के अनुपात है उतना तो दे दो हमें वापस। 1/3 उनकी जनता आ गई तो 1/3 जमीन, पॉपुलेशन 1/3 आ गई तो 1/3 जमीन। खुलना से सिलेट का एक लकीर खींचो तो सारा जमीन ऊपर है ना, वो 1/3 है। और मिलिट्री को ये सुनाओगे तो बहुत खुश हो जाते हैं कि तो अभी तो हमें घूम के जाना पड़ता है आसाम के लिए, अब हमें ये मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान तो चाहता नहीं है कि हिंदू मुसलमान में कोई तालमेल हो, तो इसीलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। देखो उन्होंने कश्मीर में क्या किया। कश्मीर में मैं अभी गया था 22 मई को, लाल चौक में हमारी जनता पार्टी यूनिट थी, अब तो विलय के पहले अब सब हमारे साथ आ गए। अब्दुल रहमान लोन हमारे प्रेसिडेंट हैं वहाँ, उन्होंने मीटिंग कराई। उसमें हमारे मुंब्रा से जावेद अख्तर खान भी जोड़ना है ना, और उनके साथ ही जो हमारे साथ शुरू से रहे वो सब गए थे कश्मीर में और भाषण दिया हमने कि कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे पूछा कि कश्मीर का प्लेबिसाइट का क्या हो। मैंने कहा प्लेबिसाइट मैंने तो नहीं माना था प्लेबिसाइट, मैंने जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया। मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू से पूछ लो।
तो हम कहाँ पहुंचेंगे उनके पास? तो मैंने कहा टेररिस्ट से कह दो उन्हें पहुंचा दे। कहाँ लिखा है कि प्लेबिसाइड करनी है? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान एक नहीं छोड़ा, पाकिस्तान को तो टुकड़ा किया ही, पर तो हर राजा को उन्होंने स्वाधीन कर दिया। 600 राजाओं को उन्होंने कहा कि तुम अब स्वाधीन हो। यदि आपको हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में विलय करना है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दस्तखत करो, और उस दस्तखत करने के लिए जनता से राय पूछने की जरूरत नहीं, और लिखा है। और इसीलिए 450 देशों ने, जो राजाओं के देश थे, उसको सामदान भेद दंड से सरदार पटेल ने विलय किया। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा एक को छोड़ दो लेंगे, उसी को सत्यानाश किया। 450 छोड़ दे तो क्या होता हमारे देश का आज। और 150 जो बाकी थे वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो यदि कश्मीर में हमें जनमत लेनी है तो फिर पाकिस्तान का 160 के देशों जो विलय हुआ पाकिस्तान, उसकी भी होनी पड़ेगी। कहाँ लिखा है? इसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि जनता की राय पता करने की आवश्यकता नहीं। ये सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के एक सलाहकार, उसका नाम एडविना माउंटबेटन, सरदार पटेल से नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि आपके प्रधानमंत्री ने गारंटी दे दी तो आप अब उसको माने ही नहीं, तो ये कैसे चलेगा? मैंने कहा यदि वो कैबिनेट में लाते और कैबिनेट में पास करते, प्रस्ताव करते, तो मेरे ऊपर लागू होती है। पर जो जवाहरलाल नेहरू को हिम्मत नहीं हुई कैबिनेट में लाने के लिए, क्योंकि सरदार पटेल था, और उसको बताए बिना वो चले गए यूएन में, कह दिया। तो इसीलिए हम तो नहीं मानेंगे। हम तो कहते हैं वो जो यूएन में गया उसको भी वापस ले लेंगे कि ये कैबिनेट था, इसमें कोई नहीं है। 370 धारा, उसके बारे में पूछा था मुझे। मैंने कहा 370 धारा बनाई गई क्यों? इसीलिए बनाई गई थी कि हिंदू मुसलमान की जो अनुपात है कश्मीर में, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ये सारे मारवाड़ी आ जाएंगे। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा सारे मारवाड़ी आ जाएंगे, जमीन खरीद लेंगे। ऐसे भी मारवाड़ी जमीन खरीदा है, उसको कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी। नाम जानते हो पावर ऑफ अटर्नी? जो अधिकार दिया जाता है तो बेचना रखना। सारे लोग कश्मीर में हमारे जो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है। रेलवे ये रूल बन गई, लॉ बन गई, वो भी टेम्पररी। उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन। और उसको रद्द करने के लिए क्या करना होता है? राष्ट्रपति को एक विज्ञापन निकालनी है, नोटिफिकेशन कि रद्द हो गया। पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है। अब इसमें अनुपात नहीं बदलना है, इसीलिए हुआ। परंतु टेररिस्ट ने अनुपात बदल दी। उन्होंने 5 लाख का कश्मीरी पंडित को भगा दिया। तो इसके माने वहां उन्होंने सारे हिंदुओं की जो उपस्थिति थी उसको खत्म कर दी। तो उन्होंने यानी यहाँ से वहां लोग नहीं जा सकते हैं, तो वहां से भी लोगों को नहीं भगाया जा सकता। तो 370 खत्म। और मैं तो सलाह दूंगा नया एनडीए गवर्नमेंट को कि राष्ट्रपति से विज्ञप्ति निकाल के ये 370 धारा को भी हटा दे। तो कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना है, और जो बाकी हिस्सा उसको भी लेना है। चाइना भी दे देगी, और तो चाइना समझते तुम सब पिलपिलाओ तो डंडा मारते रहते हैं। जिस दिन चाइना को आप डंडा मारने की स्थिति में आ जाओगे, चाइना ठीक हो जाएगा। क्या करना है? मैं कहता हूं कि नक्शा देखो। आपने सुना होगा कार निकोबार आइलैंड्स, अंडमान के साथ जुड़ा हुआ। उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है, उसका
एक जमाने में नाम था पिगमेलियन पॉइंट, आजकल उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। सब चीज का इंदिरा नाम रखा है, मेरा और आपका बचा हुआ है। तो इंदिरा पॉइंट से सुमात्रा इंडोनेशिया कितना दूर है? 90 किलोमीटर। बीच में समुद्र, मलाक्का स्ट्रेट। इसकी विशेषता क्या है कि सारे जो चाइना के सामान जाते हैं विदेशों से, अमेरिका से, ईरान से, तेल जो है सारी उसमें से जाती है, और जो चाइना निर्यात करती है वो भी उसी से आती है। 90% उसकी आयात और निर्यात उससे जाती है। इंडोनेशिया, सुमात्रा माने इंडोनेशिया, इंडोनेशिया उसको चाइना बिल्कुल पसंद नहीं है। इंडोनेशिया से दोस्ती करो कि भाई मैं इस तरफ तुम उस तरफ, और जब चाय बंद कर दो चाइना खत्म हो जाएगा। चाइना को पता है, इसीलिए वो जल्दी में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हमारी नाव सेना बने, हमारी बेवकूफ़ी के कारण भी उनको मदद कर रहे हैं। उदाहरण, श्रीलंका ने कहा कि हमारे लिए एक बंदरगाह बना दो हम्बनतोता, जो हमारे से 32 किलोमीटर दूर में है, और उसमें पोर्ट बनाने के लिए कहा हम कर्जा ले लेंगे आपसे। तो इंडिया ने कहा नहीं, हमारे लिए वो करना नहीं, प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते। चाइना को खबर हुई, कहते तुम काम जो कर्जा के क्यों जा रहे हो, मैं तो मुफ्त में दे दूंगा, मैं ही बना दूंगा, मुझे थोड़ा सा जगह दे दो बस। और आज वो बंदरगाह बना है, चाइना ने बना करके वहाँ बैठी है। यह हमारी बेवकूफ़ी का है। तो इसीलिए हमें चाइना से मुकाबला करना, तो ये आसपास की सारी देशों से दोस्ती करनी है। पाकिस्तान से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ ये नवाज शरीफ ने दोबारा चुनने के लिए तालिबान से समझौता कर लिया, और तालिबान जो है वो जो दिखता है, मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारी अधूरा इतिहास है। क्यों अधूरा इतिहास है? क्योंकि ईरान में जब पारसी राज कर रहे थे तो इस्लाम ने आक्रमण किया और कब्जा किया। 15 साल में ईरान को 100% मुसलमान बनाया। बगल में मेसोपोटामिया और बैबिलोन, जिसका नया नाम है इराक, की कब्जा की। 17 साल में 100% मुसलमान बनाए। इजिप्ट को 21 साल में मुसलमान बनाए 100%। क्रिश्चियन ने यूरोप को 50 साल में क्रिश्चियन बनाए 100%। यहाँ 800 साल मुसलमान राज, 200 साल क्रिश्चियन का राज, तब भी 80% हिंदू हैं यहाँ। तो हमारे लिए सवाल है, क्योंकि यहाँ भाईचारा चली, कुछ भी हो, पर वही तालिबान को पसंद नहीं, तो हमारे देश पर आक्रमण करेगी। पाकिस्तान की कब्जा होने वाली है, और उसके बाद हमारे साथ युद्ध होने वाली है। वो नहीं रुकेंगे, हमें करने की जरूरत नहीं, वही करने वाले, उसकी तैयारी करनी है। और तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि यदि वो करें युद्ध तो उसका 4 टुकड़ा कर देना चाहिए। पिछले बार 2 टुकड़ा, इस बार 4 टुकड़ा। हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की एकता ना हो, इसके लिए उनको पाकिस्तान और तालिबान को बहुत दिलचस्प है। कश्मीर में भी यही कहते हैं। अभी वो गया था वो जो फिल्म पाकिस्तान लेकर जुबिन मेहता ना बेरो, अरे संगीत कोई गाएगा तो तुम्हारे लिए क्या है, आखिर में हो ही गया, अच्छा हुआ। लेकिन हमारे देश के लोगों को भी दिमाग साफ होनी चाहिए। वहां मुझे कश्मीर में यही कहा लोगों ने कि ये टेररिस्ट तो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान तो आखिर में दे देगा कश्मीर, पाकिस्तान के लिए भी ना 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 कहा और बाद में दे दिया। ये कश्मीर का भी ना 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 कह के बाद में दे देंगे।
और यदि दे देंगे तो फिर तुम्हें देख लेंगे। ये कहते हैं हमारे वहां मैंने देखा है कि लोग जो आए थे वो हॉल भरा हुआ था, लोग यही कहते हैं कि हमें विश्वास दे दो कि हिंदुस्तान कश्मीर को कभी छोड़ेगा नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम अपने कहते हैं तो समझौता की बात करते हैं। अब मनमोहन सिंह जा रहे हैं उनको मिलने के लिए, नवाज शरीफ, वो भी कठपुतली है, ये भी कठपुतली है, दोनों को मिलकर एक जगह में बच जाना चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूं कि हमारे देश में ये समझना चाहिए कि हमने डीएनए स्टडी किया, सारे मुसलमान हिंदुओं का एक ही डीएनए है। मैंने राज ठाकरे और बिहार के टैक्सी वाला का भी डीएनए टेस्ट किया, दोनों का एक ही है। इसके माने राज ठाकरे बिहार से आया होगा या ये बिहार का टैक्सी वाला एक ही है। हम सब एक हैं। ये आर्यन द्रविडियन बकवास है। ये कैसे, ये अंग्रेजों ने करुणानिधि को सिखा दिया, वो चलाया, उसको कुछ इतिहास ही नहीं पता। उसने कहा कि रामचंद्र जी आर्यन है और रावण ये द्रविड़ है और रामचंद्र जी ब्राह्मण है और ये हम लोग गैर ब्राह्मण हैं। सब उल्टा है। रामचंद्र जी तो क्षत्रिय था, ब्राह्मण नहीं था, और रावण ब्राह्मण था और वो तमिलियन भी नहीं है। वो नोएडा के पास, दिल्ली के पास नोएडा है, वहां पैदा हुआ था। उसकी बीवी मंदोदरी मेरठ में पैदा हुई। फिर ये गया वहां कैलाश, जिसको मैंने चाइना से बात करके खुलवाया सबके लिए। और वहां जाकर उसने तपस की, और आप जानते हैं शिवा भगवान तो भोलानाथ है, वर दे दिया। हाँ, और उसको लेकर वो देखा कहाँ है सबसे अच्छा जगह, तो कुबेर ने श्रीलंका को बहुत सुंदर किया। तो उस कुबेर में कुबेर के जो राजधानी थी वहां पहुंचा, उसने अपना वर का उपयोग करके उसको खत्म किया और राजा बना श्रीलंका। ये करुणानिधि को नहीं पता था। मैंने उसको बहुत समझाया, आंखें में उन्होंने मान लिया। अब वो रावण लीला नहीं मनाता है और तो राम का बुराई जरूर करता है। राम सेतु पर मेरे ऊपर बहुत बिगड़ा है। मुझे दिखे, आज आपने पता नहीं खबर देखा है कि नहीं, या कल के अखबार में आएगा, जो सॉलिसिटर जनरल देखा, हाँ, वो सॉलिसिटर जनरल पराशरन, वो भी तमिल है। उसने उसको ये ब्रीफ दिया था कि राम सेतु गोस्वामी के खिलाफ करो। वैसे राम सेतु को छू नहीं सकते, और तो करुणानिधि को खुश करने के लिए ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो छू नहीं सकते। राम सेतु का एक ही बाकी है, उसको राष्ट्रीय धरोहर डिक्लेयर करके, ताकि आप सब लोग आने जाने के लिए सरकार व्यवस्था करे। ये उसने कह दिया है कि मैं तो राम पर विश्वास करता हूँ, मैं समझता हूँ राम उस सेतु पर गया था, तो इसलिए मैंने ये ब्रीफ चुनकर उसने वापस कर दी, मत कर दी उसने। परंतु ये इसको चिढ़ थी करुणानिधि। उसने एक आम सभा में कहा था कि स्वामी कहता है राम सेतु, ये कैसा हो गया राम सेतु? कोई राम इंजीनियर था, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री मिली? ऐसा सवाल पूछा उसने बेइज्जती करने के लिए। दूसरा दिन बीमार हो गया और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, और हॉस्पिटल का नाम रामचंद्र मेडिकल है। मैंने उसको गेटवेल कार्ड लिखा कि कम से कम राम को एमबीबीएस तो है ना ये। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अंग्रेजों ने ये बीज आर्यन द्रविडियन, कहते हैं लोगों का रंग अलग है, कश्मीर का और हाँ होना ही है, रंग से कोई मतलब नहीं है रेस का। वो तो जितना दूध के निकट हो उतना रंग बदलता है, और रंग पिगमेंटेशन है। अमेरिका में एक अफ्रीकन अफ्रो अमेरिकन
सिंगर था, उसका नाम था माइकल जैक्सन, नाम सुना है? उसका सफेद चमड़ा देखते थे, ये कैसा निग्रो हो गया, ये कैसा अफ्रो अमेरिकन हो गया। माइकल जैक्सन ने वो इसने पढ़ा एक दिन, तो उसने जाकर डॉक्टर को कहा कि प्लास्टिक सर्जरी से मेरा पिगमेंटेशन हटा दो। डॉक्टर ने हटा दिया, वो सफेद आदमी हो गया। तो पिगमेंटेशन से कोई फर्क नहीं है, वो धूप से इसका असर होता है। तो हम एक हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, शेड्यूल कास्ट, सब एक। और हमारे देश में ये सारा अजीब हो गया है। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, कब? कोलंबिया सबसे श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, वहां गए थे 1915 और वहां उन्होंने पीएचडी के लिए पढ़ाई की। पीएचडी मिली, पीएचडी थीसिस मैंने पढ़ा है, बहुत श्रेष्ठ पीएचडी। उसके बाद वो आए लंदन, वहां उन्होंने लॉ डिग्री की, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बने। इंडिया में आए, सब डॉक्टर अम्बेडकर को पुकारते थे भीमराव। जवाहरलाल नेहरू गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फेल हो गए वहां। वहां एक जेंटलमैन पास डिग्री है जो उन दिनों में मिलती थी कि कोई अमीर आदमी आ जाए तो उसको फेल नहीं करना, उसको जेंटलमैन पास। और वो हिंदुस्तान आया और उसको क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसने फेल हुआ वो पंडित, और जो पीएचडी और लॉ डिग्री लेकर आया वो भीमराव। ये हमारे देश में आप भूल जाना चाहिए, सबको अपने को सिर्फ हिंदुस्तानी समझना चाहिए, क्योंकि हमारे जो खून है एक है, वो साइंटिफिकली प्रूव हो गई है। हमें विभाजन करने के लिए लोग लगे हुए हैं, तो हम किसी तरीके से इसको दोबारा उत्पन्न करना है, इसको अलग करने के लोग लगे हुए हैं। तो ये हमारी काम रहेगी। और हाँ, हमारे देश में ऐसे घटनाएं हुए हैं जो दुखद घटना है, उसको किसी तरीके से भूलना है और आगे समझौता से बढ़ना है। मैं यही कहता हूँ कि हिंदू सब मानता है कि सारे धर्मों से भगवान प्राप्त कर सकते। जब पारसी आया यहाँ ईरान में कब्जा होने के बाद इस्लाम की वो आए थे, तो तब गुजरात में वो समय जो राणा था उसका नाम था जदा राणा, और शंकराचार्य द्वारका, ये उनसे मिले। उनको कहा कि हाँ, तुम हमारे देश में रहिए, हमारी जो रहन सहन है उसके अनुसार रहिए। इसलिए पारसी लोग जो हैं वो ईरानियन कपड़ा नहीं पहनते, वो ईरानियन भाषा पर्शियन नहीं बोलते, वो गुजराती बोलते हैं। और उनका सब रहन सहन इतना है कि हमने पूरा उनका देखभाल किया, और आज किसी को पता ही नहीं होता कौन पारसी है कौन नहीं है। चीफ जस्टिस कापड़िया पारसी था, किसी ने ये नहीं सोचा ये पारसी है। कमांडर इन चीफ मानिक शाह था, किसी ने पारसी नहीं सोचा। एयरफोर्स चीफ फाली मेजर पारसी, किसी ने सोचा नहीं। अटॉर्नी जनरल सोनी सदाब जी, किसी ने नहीं सोचा। एनडीए का अटॉर्नी जनरल था, उसको कोई पारसी नहीं सोचा। यहूदी भी आए, उनको भी हमने बनाकर दिया। सिनागॉग ये सब बॉम्बे में भी बनाया, कोची में भी बनाया। और जब मुसलमान पहले आए थे, जो केरल में आए थे अरब लोग, उनके व्यवस्था की शादी के लिए, और इसीलिए उनको अंग्रेजी में मोपला कहते हैं, बट तेलुगु मलयालम भाषा में उसको मापिला कहते हैं। मापिला मीन्स सन इन लॉ है। तो उनको भी यहाँ अब हो गया। जब 1857 में हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलकर लड़े, उस दिन से अंग्रेज थोड़ा घबरा गया, तो ये वहाँ से ये विभाजन आई है। इसको दोबारा स्थापित करने के लिए हमारी फर्ज है। और मैं ये समझता हूँ कि आज हम लोगों को क्या सोचना है कि आगे एक रचनात्मक मंशा से आगे बढ़े, क्योंकि हमारे देश में बहुत जल्दी हम घबरा जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं।
और कभी उलझन जाती है ऐसा करना है नहीं करना। इसको कहते हैं अर्जुना डिजीज। क्यों अर्जुना डिजीज? अरे कुरुक्षेत्र में बैठे हैं और ये कहता नहीं ये सब मेरे भाई हैं, मैं कैसे उनको मार सकता हूँ। जब करना आया उसकी रथ फंस गई कीचड़ में और वो उतर के उसको निकाल के लगा तो कृष्णा कहा अब मारो उसको। तो कहते मैं कैसे मारूंगा, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं ये तो नीचा झुका हुआ है, इसको कैसे मारूं? हाँ तो कृष्णा ने कहा जब तेरे बीबी की साड़ी को उतार रहा था तब तुम्हारी क्षत्रियपन कहाँ गई, मारो इसको। इसी प्रकार से जब राम ने बाली को मारा वो पेड़ के पीछे छिपकर सुग्रीव को माला पहना दिया ताकि दोनों बंदरों के बीच में फर्क देखने के लिए कौन सुग्रीव है कौन बाली है उनको पहले पता नहीं लगा, दोनों एक जैसा लग रहे थे। तो पीछे से तीर मारा, बाली मरते मरते कहा ये तुम मर्यादा पूछता हूँ, तुम्हारे जैसे कायर मैंने देखा नहीं, मेरे सामने आते आमने सामने लड़ाई होती तो फिर मैं कह सकता हूँ कि गर्व से निर्णय हुआ है, मैं मरूं या आप मरो। लेकिन कायर जैसा पीछे से छिपकर किया तुमने, तुम्हें कोई नैतिकता नहीं है। राम कहते हैं उसको तो कौन होते हैं मुझे नैतिकता सिखाने वाले? तुमने सुग्रीव की बीवी को चोरी की, उसकी राज को चोरी की और आप मुझे भाषण देते हो नैतिकता के? नैतिकता सिर्फ दो नैतिक व्यक्तियों के बीच में होता है, अनैतिक और नैतिक। हमारे साथ नैतिकता से व्यवहार करेंगे, हम भी नैतिकता से व्यवहार करेंगे। हमसे गड़बड़ करोगे तो फिर तो कोई नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि पहले तो ये होना चाहिए निर्णय, देश की रक्षा करने के लिए जो भी दुश्मन हो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरा है इस देश को कभी कोई डुबा नहीं सकता। हर बार मैंने देखा कि लोग कहते हैं कैसा हो ये तो चलेगा। जब हम 1947 में सारे हुआ तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि 3 साल में सब आकर भीख मांगेंगे हमसे कि वापस आ जाओ, 20 देशों में टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर कहा कि इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, नहीं हुई। इनको खाने के लिए इनके पास उत्पादन के लिए शक्ति नहीं है। फिर हम ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई। फिर कहा कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3.5% रेट ऑफ ग्रोथ, हमारा 9% रेट ऑफ चलने लगे। आज लोग कहते हैं कि क्या होगा देश का, ये निराशा नहीं होनी चाहिए। मैं इमरजेंसी में लड़ रहा था तो लोग कह रहे थे इमरजेंसी कैसे जाएगी, कोई नहीं है, सब शांत है, सब कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं विद्रोह है। अब मैंने सोचा भाई इतना निराश हो जाएंगे तो मैं क्या प्रचार करूंगा। जेपी ने कहा विदेश में जाकर प्रचार करो, क्या प्रचार करूंगा? लोग यही कहेंगे कि इंडिया में सब लोग चुप है और यहाँ तुम मजा कर रहे हो, यही कहेंगे लोग। तो इसलिए मैं आया वापस चुपचाप पार्लियामेंट में गया, भाषण देकर फिर गायब हो गया, ये दिखाने के लिए कि व्यवस्था है हमारी भूमिगत व्यवस्था, इससे हम कर सकते हैं। परंतु किसी ने नहीं कहा मुझसे कि ये चाहिए, कहा कि नहीं ये तो 20 साल चलने वाली। इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी आएगा, संजय गांधी के बाद उसके कुत्ता टॉमी गांधी आएगा, ये कहते थे मुझे। अब मुझसे पूछते थे कैसा जाएगा, मैं नहीं जानता, तो मैंने कहा मैं लड़ना ही जानता हूँ, मैं ऑफिस नहीं जानता हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर, इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद कई नेताओं ने, जनता पार्टी के नेताओं ने कहा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है, लोग नहीं है, कुछ नहीं है और ये वोट लग जाएगी इंदिरा गांधी पर, इसलिए बॉयकॉट करना चाहिए। परंतु चरण सिंह, मोरारजी देसाई, मैं उस समय बहुत छोटा था पर मेरा राय ली गई थी और मैं मोरारजी ने कहा कि तुम भी मीटिंग में बैठो। हमने फैसला किया कि चुनाव में भले आप जाएंगे लेकिन पब्लिक में जाकर प्रचार तो कर सकेंगे। तो जीत गए और इंदिरा गांधी खुद हार गई। मुझे लोग भाषण देते थे अरे हमारे देश में डेमोक्रेसी किसको समझ में आती, गरीब लोगों को पेट भरना है। सिर्फ चंद पढ़े लिखे लोग, शहरों में रहने वाले लोग को ही डेमोक्रेसी पता है। लेकिन मैंने देखा कि जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं दक्षिण में, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया
और जो ये जो अनपढ़ लोग है चुटिया पहन करके उत्तर प्रदेश और बिहार में, उन्होंने इंदिरा गांधी को भी हरा दिया। और यदि एक एक सीट कांग्रेस की उत्तर भारत में हारते नहीं और बॉम्बे में भी 6 सीट हारते नहीं, तो हमारी जनता पार्टी सरकार में नहीं आती और डेमोक्रेसी वापस नहीं आती। इसीलिए चुटिया वालों या अनपढ़ लोग इनकी बुराई मत करो, ये ज्यादा जानते हैं पढ़े लिखे लोगों से। पढ़े लिखे लोगों तो हमारे देश में आज क्या होने वाला है, नरेंद्र मोदी को एलाइज नहीं मिलेंगे। अरे नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, 300 सीट मिलने वाली है। ये कैसा हिसाब लगा दिया आपने पूछते हैं। 1977 में 5 पार्टी एक हुए, उनके 71 की वोट को जोड़कर कितना बना, 22%। लोग पूछते थे ये कैसे मेजॉरिटी आपको मिलेगी। यही मुझे बड़े बड़े नेता भी जनता पार्टी के, उस समय की जनता पार्टी के लोगों ने मुझसे कहा, ये भाई यू टॉक लाइक यू आर टू अमेरिकनाइज्ड, ये सब ये थियरी बताते हो, बट ये बताइए 22% से कैसे हम 40% के ऊपर जा सकते हैं। मैंने कहा मैं क्या जानूं, मैं तो जानता हूं कि देश में लोग तैयार। आज भी यही पूछते हैं 27% मिली एनडीए को, कैसे ये मेजॉरिटी मिलेगी। अब लोगों को तंगा है कांग्रेस से। बीजेपी और एनडीए ने एक नेता चुना है जिसके बारे सब कहते हैं कि कुछ भी हो, परंतु उन्होंने करके दिखाया, एक बार नहीं 3 बार जीते हैं और दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हो रही है। आजकल वो विदेश में भी जो वीजा की बात कर रहे हैं, हम बोल भाषा थोड़ा बदल गई है। कैमरॉन कहते हैं नहीं अब तो हमें मोदी से नया रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। और पाकिस्तान क्या कहती है, हमें पावर चाहिए, गुजरात से चाहिए, गुजरात में जिस तरीके से पावर स्टेशन बने हैं उसको से हमें सीखना है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मोदी से बात करने में, ये पाकिस्तान ने कहा। हर देश, श्रीलंका में मैं जब था तो राजपक्ष ने कहा कि मोदी जब भी श्रीलंका आने चाहते हैं आमंत्रित थे, तो उनको सबको पता लग गया यही होने वाला। मैं आपको कहता हूं कि ये निराशा छोड़िए, छाती ठोक कर बाहर निकलिए कि हमारी सरकार बनने वाली है। और इसके लिए सारे अच्छे बुकलेट्स निकलने वाले हैं, पार्टी की तैयारी हो रही है, विजन डॉक्यूमेंट मैनिफेस्टो सब, उसको पढ़कर लोगों के बीच में जाकर जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनसे मैं विशेष कहूँगा। और जो हमारे ट्विटर में बड़े सब एक शेर हैं ट्विटर, एक भी कुछ बुराई बोल देता उसको ऐसा लगती है। मुझे वो सागरिका घोष कह रही थी कि ये इंटरनेट हिंदू इतने गाली क्यों देते हैं, तुमने कभी बोला होगा। तो आज जो नया तबका है ना, इसमें राष्ट्रवाद का एक संकल्प, ये नई अच्छी बात है। इस देश में एक पहचान होनी चाहिए, हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं और इसी मिट्टी के हैं और उतना ही हकदार हैं जो इस देश की अखंडता के लिए त्याग करने के लिए तैयार है, उसके लिए हम पूजा करेंगे। हमारे देश में हमने कभी पैसे के आधार पर समाज को रचना नहीं की। मैं जब हार्वर्ड में प्रोफेसर स्टूडेंट बन के गया था पहले PhD लेने के, तो मुझे एक अमेरिकन स्टूडेंट ने पूछा, ये बताइए कि आप महात्मा गांधी के पीछे क्यों आप लोग खड़े हो गए। मैंने कहा क्यों, कहा वो ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनता है। मैंने कहा फिर आपके देश में नेता को अच्छा कपड़ा पहनना। हाँ बिल्कुल, सूट बूट चमकाओ जूता, उसके बिना हम नहीं करें, ये तो आधा नंगा है, इसके पीछे कैसे आप जा रहे हो। मैंने फिर सोचा बात तो सही है कि इनके देश में है, हमारे देश में क्यों नहीं। फिर देखा हमारे देश में हर चीज में जो सबको मर्यादा, सबसे ज्यादा मर्यादा देते हैं वो त्यागी होते हैं। हमारे देखिए साधु सन्यासी, उनके पास सिर्फ बगड़ा कपड़ा है। रामदेव को आपने देखा होगा, इंग्लैंड में उनको तंग किया सोनिया गांधी के कहने पर। कोई बात नहीं, हम जब उसको तंग करने लगेंगे तो देखेगा। तो
हमारे जो सारे गुरु हैं। और हमारे देश में लोग आज आ रहे हैं इन साधु संन्यासियों के आश्रम में, विदेशी भरे पड़े हैं पैसे वाले, क्योंकि हमने कभी पैसे धन के आधार पर किसी की प्रतिष्ठा समाज में नहीं करा। हाँ, वो दान दे दें तो फिर बनती है, लेकिन कमाने में कोई बुरा नहीं है, हम नहीं बुरा मानते, परंतु उसके आधार पर समाज में हम स्थान नहीं देते। ये जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था एकात्म मानववाद कि भौतिक विकास हो, मटेरियल डेवलपमेंट हो, और उसके साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी साथ साथ चलनी चाहिए। ये हमारे देश की जमीन है और इसी में हमें समाज को रचना करनी है। इसीलिए जो नया शक्ति आई है, नया तबका आया हुआ है, वो आज ये देश की क्षमता को देखते हुए दोबारा देश को, एक बार थे हम दूसरे देशों जैसे नहीं है कि पहली बार हम लेंगे ओलंपिक से, पहले थे और 1750 तक थे, लेकिन उस देश को दोबारा आज विकसित देश बनाना ये हमारी संकल्प होनी चाहिए। ये मुझे कहना है। धन्यवाद आपको। धन्यवाद डॉक्टर स्वामी जी। अभी हम जो इंटरैक्शन, जो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरुआत करते हैं। मैं विनती करूंगा कि इन शॉर्ट आप क्वेश्चन पूछिए, लेक्चर मत दीजिए, क्योंकि बाकी सब लोग इंटरैक्शन के लिए आए हैं। तो आई विल स्टार्ट द इंटरैक्शन एंड you will have to ask the question and Dr. Swami will reply to it. Please have patience. I will reply in English, Tamil, Chinese and English. Want to come? Suvendo, please. Sir, we heard of your press conference yesterday. Now, do you have any plans to take care of the paid media? You see, Please come. the day you come to power, they will become your unpaid media. What is necessary is that this time in power you should have an independent television channel where the truth is. In America they have something called public broadcasting system. Like that, we should have something where people can fiercely express independent views. But we missed this chance. Now today, yes, there is a massive attempt by the ruling party to corrupt our media and make them blackout. Yesterday I spoke in the party office on the economic policy of the BJP, like that could be part of it, which is being under consideration of the BJP. And all television cameras, everybody was there, but not a line appeared because the control through terror, through income tax, and so on, and partly due to payment. Look at what they are doing to General D.K. Singh, this Indian Express. First time they said he have moved 2 brigades of the Indian Army, which turned out to be a lie. This is also a lie. And so, that is all there. But the day you come to power, only thing you have to take care is these people don't come and stick to you. So that time we will have to create a ring so that these people who misbehaved with us when we were in the opposition are not beneficiary once again from the ruling party. Abhishek. Good evening, sir. Sir, this Muzaffarnagar rights. Yes. Sting operation is told Azam Khan is behind. Yes. So what is the BJP strategy for and how will you tackle this fellow? It's a very sad thing what happened. But again, this easy led to this kind of horrible incident. And it was partly because the state government there played a partisan role. See, I have been in power at a very critical time when the DMK was assisting the LTT to literally create a separate Tamil Nadu. And this matter came to my attention. I told Chandrasekhar that we have to do something drastic
He said, what? I said, dismiss the DMK government under Article 356. So he said, let us have a cabinet meeting. We had a cabinet subcommittee meeting on security, where all the officers were against it. They said, if you dismiss the government, rivers of blood will flow and all kinds of problems will happen. So, since I was insistent and Chandrasekhar knew that he became Prime Minister because I and Rajiv Gandhi made a deal. So he was very, cooperative with me. He said, if you can manage yourself, I'll give you all the power, you go and get it done. So I went to Chennai and sat down and I called the DGP and said, we are going to dismiss this government and you have to see that there is no violence. So he said, I have to use strength. So I said, use your strength. He said, I have to fire. I said, you fire. He said, I will kill people. So I said, took out a piece of paper and wrote, you are hereby authorized by the government of India to kill up to 5,000 people. And if you want to kill more than 5,000 people, come for fresh authorization. Tomorrow there is a commission inquiry, you say, my minister ordered me to do this. But I said, you do one thing. Tell all police stations to round up the history sheeters and put them in jail. And spread the word that military is coming, BSF is coming, and they have been given authority to shoot, to kill. So, we dismissed the government and all the history sheeters in jail. Word in every police station has spread the word that the military has been given authority to shoot. Nobody inside. They were telling me buses will be burned, even a cycle was not burned. So then I said, where is Karunanidhi? They said he has disappeared. I said, what do you mean disappeared? Find out where he is. Then we found out that he has 3 wives. So how can he disappear? So finally found out where he was. He was hiding in one of the houses with 3 of his wives. I telephoned them. I said, nothing is going to happen to you. You can come out, Vaiko, who talks like this, he called me up. Am I going to be arrested? I said, what for? But your brother is going to be arrested because he's Pakka LTT. And we arrested him. Nothing happened. Same way I'm telling you, no communal riot can take place. I tried this again when Rajiv Gandhi was assassinated. The Congress took out a procession to kill Tamils in Simapuri and all the areas of Delhi. Because you see, what happens in these riots is commercial interests also get involved. You go to a slum area and burn it, raise it to the ground, drive away the people, then all that land again becomes for sale to fresh squatters. So, all kinds of forces get in. So I said the same thing, that this should not happen. I called up the Commissioner of Police. I said, I don't want this any incident to happen to the Tamils. Do something. He said, sir, I will inform the SHO. I called up the SHO myself. The constable told me, Saab so rahe. It was only 10 o'clock and he's already so rahe. No, it was 2 o'clock. It was so rahe. I said, उसको जगाओ. नहीं, हमें ऑर्डर मिला है कि नहीं जगाना. ऐसे उनको बोलो कि उठना है, नहीं तो तुम्हारी नौकरी कल चली जाएगी. मैं मिनिस्टर हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ. So he woke him up. The guy was fully drunk. That means it was all pre-arranged. By then I got word that the procession has started. Congressmen, down with towels, this, that. So I called up the army and I said, please take few tanks and take a brigade and go to Simapur. And they reached, army reached, all these congressmen dispersed. If same thing Rajiv Gandhi had done on the very first day, the Sikh riot, anti-Sikh riot would not have taken place. I am saying today, any administration wants to stop a communal riot. It can be done if you use force. Now, I don't want to go into this question whether Mr. Akhilesh is incompetent or not. It's all right. Sometimes people have got inexperience. They are new. He's a very inexperienced person.
So maybe he didn't know what to do and he had a problem with how to manage my Muslim constituency and so on. But I say that if any administration is determined, no communal riot will take place. No riot will take place. It requires a commitment of that sort. That's all. पंचवीर जी, अनकमिंग स्वामी जी आपको वंदन, जो आपका जवाब को कल इतना एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंडिया गवर्नमेंट आने वाली है अपनी गवर्नमेंट, तो कश्मीर का प्रश्न है जो कि वोट होना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक 4 दफे वोट हुआ, अपन जीत के भी हार गए, तो ये परमानेंट प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। हम तो मैदान में जीतते हैं पर टेबल में हार जाते हैं, तो ये अपनी करुण दशा है ना, आदमी इतना बलिदान देता है वो सब व्यर्थ जाता है। कश्मीर में पूरा हिस्सा अपना है और उसको 1 इंच नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। अच्छा, कश्मीर में वहाँ लोग नहीं जाने जाते पाकिस्तान के साथ। हाँ, वो कहते हैं कि हमारा हाल क्या होगा हम जानते हैं। बोले तो ये कहते हैं कि आप लोग क्या करोगे? अब रोज कुछ ना कुछ टॉक्स, पीस टॉक्स है, कोई दिल्ली पढ़ता को भेज देते हो, किसी को भेज देते हो और पाकिस्तान से कश्मीर के बारे में बात। जब हमें लगेगा कि कुछ भी कीमत चुकाने के लिए भारत तैयार है और कश्मीर नहीं छोड़ेगा, उस दिन हम सब आपके साथ होंगे। वहाँ की पब्लिक ने मुझे कहा है। person there at the last, yes. Yes, I can hear you. I'll repeat your question. Sir, do you think we should have a truth commission set up in Indian House of Power to expose all the misdeeds And the collaboration between the politicians, the ones who are accountable, ones who ruled without accountability, media as well as the crony capitalists and their nexus. Should we set up a truth commission to expose them? Well, I would suggest an alternative mechanism. You ask the Supreme Court to institute an inquiry and ask the CBI Enforcement Directorate to be monitored by the Supreme Court. That's a much better than a truth commission. Truth commission means all this infrastructure, everything. Supreme Court is there. If the CBI can be made to be monitored, and if the government of the day doesn't put pressure on CBI also, then I think the CBI is competent to find out all this. IB is competent. We have got all the materials with us. It's there in the government records. No file can go ever missing in the government of India. There are 3 copies. If one is missing, there are 2 others to get it. So therefore, all this can come out. Only thing I would like to be careful about from 1977 is that our focus should be on producing development results. This should also go on. It should not be that this is the only thing that is going on. That's why we got hurt in the Janata Party rule. They think that all they're doing is only chasing Indira Gandhi. See, that should not come. We should be developing, producing results on the development front, and this also should go on. And so you can be assured that I will be very interested in following this up. There's somebody there. Mohit Chaturvedi here. Swamiji, in 6 months, Modi ji will be our Prime Minister. In 6 months, hopefully, Swamiji will also be our Finance Minister. Home Minister. May we hope you hold both the portfolios in the interest of India. What are the 3 things that you will do yourself and suggest Modi ji reverse the mess that India is in right now? It could be economic, it could be development, it could be security wise. What are the 3 highest priority things that you would recommend and you would do, you would like to do? If I am consulted on finance, on the current finance minister, first thing I will do is abolish income tax. Second thing is I will issue get an ordinance issued saying that all bank accounts in 70 countries, 70 countries, which engage in
secret banking, like Switzerland, Liechtenstein, which engage in secret banking, all bank accounts owned by or opened by Indian citizens will be hereby nationalized and all its deposits will be 2005 United Nations, in order to curb terrorist financing, said that if a government passes this kind of ordinance or legislation, I say ordinance because legislation means introducing bills and then having discussion and so on. We have to do that anyway. But to get started in the work, you can take ordinance and it becomes law till it is passed. If Parliament rejects it, because it ceases to be a law, but if Parliament passes the law, then you will get 1.5 trillion, that is more than 84 lakh rupees to your treasury. And those who say that our accounts have been started honestly, the money has been put from honest work, those accounts we will release and give it back. This is the second step. And the third step I would like to do, start the project on linking of rivers, because there are many rivers which are in surplus and they flood. Many rivers like Kaveri and Vaiga which are in dry or in deficit. So if you start connecting these rivers by canals, then employment generation immediately starts. Then you pass through areas which have never seen rainfall like Rayalaseema and Andhra, and finally you will never have floods in the country because the surplus water will be through the canal. स्वामी जी प्रणाम, कैलाश पुरोहित। स्वामी जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी जो सभी कांग्रेस राज्य में और बहुत सारी जगह के जो गो हत्या के ऊपर जो कत्ल खाने चलाने के लिए जो गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, और हम फेसबुक के ऊपर गो हत्या के ऊपर पेज चलाते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एनडीए सरकार आने के बाद फिर से क्या गो हत्या के ऊपर आप कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में एक बार प्रस्ताव पारित करने के लिए कॉल की थी। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे जब आजादी मिलेगी देश में, तो पहला काम मैं क्या करूंगा, गौ हत्या बंद करूंगा। अब इंडियन गौ जो है, इसका अब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसकी दूध को प्रूव हो गया है। मैं उसकी मूत्र इसमें नहीं जा रहा हूँ, वो भी एक अब अमेरिका में पेटेंट हो गया है, तो मैं उसमें नहीं जाता हूँ। मैं कहता हूँ इसका दूध जो से विशेष है। तो न्यूजीलैंड ने अभी तय किया कि वो भी उसको इंडियन काऊ को कहते हैं ब्राह्मण हर्ड, पता नहीं कहाँ से ब्राह्मण हो गया, बट और उसको ब्राह्मण हर्ड है। तो जो ये हिंदुस्तान की जो स्पेशल गाय है ब्राह्मण हर्ड, उसको हत्या करना अपराध मानेंगे और उसके लिए हम सख्त से सख्त पनिशमेंट करेंगे। ये महात्मा गांधी का सपना, उसको पूरा जरूर करेंगे, इसमें सवाल ही नहीं। उसमें कपिल सिब्बल की बीवी का पूजा खाना भी। Swamiji, this is Suresh Nagwa from Mumbai. There was a hit job carried out by Times of India a couple of months back, where they said development in Gujarat is hoax on the basis of per capita expenditure. Is any analysis on the basis should be on per capita expenditure or per capita income? You see, these Times of India can publish anything. So, the moment your government comes, they will publish the heaven on earth for Gujarat. So, don't go by that. I only tell people who are Congress, go and see your Rajiv Gandhi Foundation, what they have said. See what the National Development Council report given by the Planning Commission, what they have said. So, therefore, naturally, see, they will always try to belittle whatever Modi does. It's inevitable. But I don't think anybody takes it seriously, because people go there and come back and say, I myself have been there, there's no power cut.
Everywhere else you have power cuts. If you at all the electricity goes, it goes for exactly 3-4 seconds. So there are lots of changes that have taken place. And I think for India, of course, Modi will need a team, and there is plenty of talent in BJP. I've seen it. So therefore, he should not have any difficulty replicating Gujarat in the whole of India. Please stand up. Hi, sir. Pratik here. Sir, my question to you is, so when the NDA comes to power, how do you ensure that people like Robert Vadra are brought to justice? You don't have to worry about Robert Vadra. You see, he is very easy to catch hold of. But I will tell you that first you catch the big people. Sonia Gandhi. Then that Chidambaram. We got all the materials ready. I'm sorry to say that they have been in power, they have misused power so much that they have escaped so far. And our media also. Look at all this BCCI, they're going on about son-in-law of Srinivasan. That fellow, it was not even an arranged marriage. He's an intercaste marriage. His daughter wanted to marry him. So how is he responsible for whatever he does? Then if he is responsible, then why Sonia Gandhi's name doesn't come and Vadra's name comes? So our media has created this kind of impression. Vadra is a symptom. If there is no Sonia Gandhi, there is no Vadra. Only thing that we have to do is use the law to get back all the loot they have taken. And that can be done by the prevention of money laundering. There is a law for that. It's called Prevention of Money Laundering Act. And 100%, that is the thing that we focus. Of course, they will all have to spend time in TR for some time. And TR we should get it. Of course, when I started doing these cases and Raja went, Kanimori went, then Marlon's name came, Chidambaram's name was coming in the newspaper. So the TR jail superintendent told me, I told a friend of mine, "Ye Swami ko bolo itara Madrasi ko na bheje." So I said, why? He said, because ये बावर्ची बेचारा उसको आलू पूरी आता है, ये सब मसाला डोसा और इडली बनाता है। मैंने कहा उसको तैयार करो, अभी कोई आने वाला है जो पिज़्ज़ा और स्पैगेटी create an international dining room in India. So catch the big people, then everything will happen. The small people, no use. They will automatically be okay if you catch the big people. Once the message goes, that's what America does, by the way. They catch the big people. And then how many years sentence they give? 150 years. Yeah, they enrolled, they got the top man, the CEO, Persky, put a handcuff on him and paraded him on the street. So catch the big people, then all the small people will get afraid and the society will become honest. Somebody there already at the mic. Sir, good evening. Is there anything other than country, religion and money to bring people together? Yes, you can bring people together for cricket. On serious issues, as in On serious issues, see, always listen, there are some fundamentals you can't change. Take our constitution. It says that you have freedom of speech, but subject to reasonable restrictions. See what those restrictions are? Security of the state, sovereignty of India. You don't have freedom to say India should be broken up into 20 countries. You cannot say that I will take narcotics because this is my right. If I ruin my health, who are you to tell me? See? So, we have certain boundaries. What is an Indian? What is his responsibility? We have to have that. Within that framework, we can have free discussion. But we cannot allow anything and everything. And I am saying that therefore, we have to work out in such a way. I had a discussion recently with the Saudi Arabian ambassador. So he was, because nowadays ambassadors are meeting me quite a lot, thinking that they are going to power. they think I'm going to become external affairs minister. But it doesn't matter. They asked me, because I did take much interest in foreign relations. So I
They asked me what will be the Hindu-Muslim relations. I told him that when Chandrasekhar was Prime Minister, I had called the Babri Masjid Action Committee headed by Shahabuddin, who was a dear friend of mine, to tell him that listen, that masjid, you can read namaz anywhere. Masjid is not a part of Islamic religion. Masjid is a building for reading namaz. In Saudi Arabia, the Bilal Masjid where Muhammad used to read, Paighambar Muhammad used to read namaz, they demolished that also. Pakistan, they demolished masjids. So I had proposed that, we'll build you a lovely masjid somewhere else. You allow this to become heading, and then this will create huge Hindu-Muslim unity. Now, Shahabuddin agreed that if you can prove there was a temple below, I myself will go and break the Babri Masjid. But then the government fell and we couldn't do it. Now I asked the Saudi Arabian embassy, is it the fact that in your country you demolish masjids? He said yes, for building roads and things like that. He said, did you demolish Bilal Masjid also? Yes, he said, this masjid is only for reading. So I said, why can't you convince our people here, Muslims here? He said, you hold discussion, we will help you. We will issue a fatwa for you. So therefore, I only say that there are three, if you want to create Hindu-Muslim unity and bring people together, you talk about religion, I am talking about forgetting, having a healthy memory, not looking at the past. I am saying that if the Muslim and Hindu can come together and decide that Kashi Vishwanath, Ayodhya and Vrindavan, if these three Muslims agree to build a masjid somewhere else, we will help them build. Then it will create a huge Hindu-Muslim unity. But a lot of people don't want this. Hindus and Muslims and Christians combined, then we become a mighty force. So nobody wants that. They want division. Like Aryan, Dravidian, all kinds of things, caste. What is caste I want to know. Where is it said that a Brahmin is one who is born in a Brahmin family? Where is it written? In Gita it says that only gunas count. I want to know if it was true. Then how is it that Veda Vyasa became a Maharishi, that is equal to a Brahmin? His mother was a fisherwoman. What about Kalidasa? He was cutting wood in the tree, of the trees in the forest. Became a Maharishi and big poet. What about Vishwamitra? Rishi of Rishis. Even the gods were afraid of him. And he was born in a Kshatriya family. And Valmiki is considered born in Dalit family. And he wrote the Ramayana, like Vedvyasa wrote the Mahabharata. Where is it written? Ravan was a Brahmin, but he was killed. The Brahmins didn't say, oh, this Ramchandra ji, Kshatriya, he killed our Brahmin. Never, it was all discipline. Discipline means the Brahmin must be for education, he must not have property, he must not have wealth, he should not have land. That is a Brahmin. And he will be respected as the highest. And that anybody can be if he follows that discipline. So this is the same thing Kshatriya. Kshatriyas became Rajas, but they could not make policy. In Europe, the king used to make the policy, whether to go to war or not. But in our system, Hindu system, the king had to ask the advice of the Brahmin. Only if he got the sanction of the Brahmin, he could declare war or take any. The law and justice was with the Brahmins, it was not with the kings, unlike other countries. So, therefore, all these divisions, you see, we must go now, we must not say, now we cannot repair this Varna system. You see this guy. Just say you are Hindu and nothing else. And for marriage, if you want, you can do. And even that are not fair. By the way, marriage also, let me tell you, modern scientific evidence says that if you marry as farther away from your family, the better are the children. If you marry your sister and have children, they will all become demented, like the pharaohs. They married in Egypt. They married their brothers and sisters to the same property, and they all became cripples, this, that,
and the ruin. The closer you marry, the worse are the children genetically. The further you marry. So therefore now we should all regard ourselves as Indians and of this country and accordingly be that way. If you are married an Italian and still you can. Huh? No, you see, the case of the Italian, you see, there is some modification we have to make. Because I am talking about within the Indian system. If you import kachara, you will have kachara. Somebody got the mic here. Namaste Swamiji, myself Dr. Prasanna Lod from JJ Hospital. I have a question here. You mentioned in your speech that rejection of Article 370. So that's a very good thing. But sir, on more serious note, what can be done for implementing, enforcing uniform civil code? Because in government hospitals we are seeing Hindu couples are following the planning, family planning with Hum Do Hamare Do, and Muslim couple comes with a family history of 15th pregnancy, 20th pregnancy. This population explosion can, sir, is it possible that these personal law boards resort, and if yes, how? How can we implement uniform civil code? Of course, you answer one question. First, you answer one question. Why is it, according to census data, the average family size of a Muslim in Kerala is less than the average family size of a Hindu in UP? Did you know that? Yes. The average family size, that is the number of children a Hindu has in UP, is more than the number of children a Muslim has in Kerala. Okay? Yes, education, economic prosperity, etc. The same thing with Tamil Muslims also. They have the average less children than, say, Hindus of Bihar. So, and then rich Hindus have fewer children than poor Hindus. Rich Muslims also have fewer children than poor Muslims. So one factor is that has to be rectified, and it has to be rectified not by reservation. I am against reservation for anybody except those members of our society on whom there was an imposition of disabilities. That only scheduled caste, scheduled tribe. Not Yadava, not Jat. Why? Not Muslim, not Christian, not Brahmin, not Kshatriya. Why? Because they are all ruling classes. How can you give reservation to ruling class? Okay, they are poor, give scholarship, give tuition, but no reservation. Reservation should be if society has suppressed somebody. And the scheduled caste was suppressed. Tribals were suppressed. So we will make someone. But there also, if one family gets it once, they should not get it second time. Because DNA wise we are all the same. So if you get the same training, if you get the same opportunity, there should be no difference. So that I would say I am totally in favor of uniform civil code. And I asked the Muslim this question. Why in Australia you are agreeing to uniform civil code? Why you agree to uniform civil code in America? Why you don't agree in India? Because in Australia they say that you have to have full stop. Tomorrow you have uniform civil code, I am telling you, except the mullahs, all the Muslims will agree. They say we have no problem. So within the framework of allowing their marriage rights and all that, that should be separate. But in terms of how many wives you have and all that, that should be uniform. And it should be strictly implemented. I know many Hindu leaders who have 2-3 wives. Karnataka has got 3 wives. So, and in Tamil Nadu it becomes status symbol to have Chinna Veedu. You know what Chinna Veedu means? Small house. They have a big house, that is your official wife, and then you have a small house. And status symbol is, I have 3 cars, 1 Audi, 1 Mercedes, and I have 1 Chinna Veedu. So, that has to change. We must have one law for everybody.
But the way of doing it is not by forcing, but by bringing members of the community and convincing them and making it clear that we're going to do it. But how to do it is something we can discuss. Next question here. राष्ट्र हितैषी पंडित डॉक्टर स्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा स्वामी जी, आपने एक रचनात्मक बात कही है और मैं मनोज भाई मेहता जी से, मेरा नाम मनोज भाई, आपसे विद्रोही बोल रहा हूँ, श्रीनिवास तिवारी विद्रोही साकिनागा से। मैं बहुत बच्चा था तो गणेश नारायण के पिताजी नारायण नारायण आदरणीय जो स्वर्गीय हो चुके हैं, मैं आपको देखता था। आज मैंने जब थोड़ा सा बड़ा ऐसा लगता है, मैं उम्र में बड़ा हुआ था, आपको मैंने सुना सर। मैं मनोज भाई से बात हुई थी, मैंने कहा कि स्वामी जी तुम्हें एक बार मिलना चाहता हूँ। आज दोपहर फोना में बहुत दूर था, भागते भागते आपके दर्शनों में सर। इसी रचनात्मक कार्य के लिए स्वामी जी में, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से हूँ, मनोज भाई के माध्यम से मैं एक कार्यक्रम चाहता हूँ जो जब आपकी इच्छा करो। पूर्व उत्तर प्रदेश, वो जौनपुर सिटी में। जौनपुर, मूली दोगे? इतना बड़ा मूली है वहाँ। मूली, you know what मूली is? मूली जो जौनपुर में इतना बड़ा है। जी सर। I've never seen मूली like this anywhere. क्योंकि सर आपसे मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, एक सेकंड चाहूंगा कि जब आप बोलते हैं तो पूरा देश बोलता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमारे डॉक्टर स्वामी जी बोलते हैं तो सोनिया गांधी कुर्सी हिलने लगती है। सुना है आपके लिए सर एक शेर है, इसके बाद में मनोज भाई के माध्यम से आपसे आगे बढ़िए। सुना है शहर में आपके दुश्मन है ज्यादा, लगता है आप आदमी अच्छे होंगे। Yeah, please carry on. Sir, Give your name, please. my name is Dilip Aloni, and I am asking you about NCP party's corruption in Maharashtra. Yeah. They have done a corruption of almost 70,000 crores in irrigation, Yes. and work of almost 75,000 crores is already given. So the corruption is almost 1.50 lakh crores. Yes. Now the 2G scan was for 1.76 lakh crores. So for a small section of India, that is Maharashtra, this scam is enormous. Yes. Mohan Tavade ji has taken that subject. Yes. Then Kirit Somaiya ji has fought in the High Court, but nothing is happening. Not a single criminal investigation has been started on that subject. So my request to you is that a giant killer like you should take this subject in hand. Sir, one minute. Because why I am saying that NCP is using that enormous financial muscle to buy votes, and unless we can stop it, it is very dangerous. Yeah, I agree with you. The only thing is that while agreeing with you, I'd like you to go into Siddhi Vinayak temple and pray that the number of hours in my day should be increased from 24 to 48. I literally, you don't know what kind of schedule I am got. Just barely enough time to sleep. So, I don't think this matter I can take up till we have a government where the machinery of the government is available to me. Because right now I have no machinery. I have to do everything myself. So, and based on friendship and all. If you have the machinery, don't worry, Mr. Pawar will not escape. And all his money will have to come to the church. Swami ji, pranam. Yeah. This is Ramesh Shetty from Palghar. Yes. My question is there, do you have some specific strategic planning towards the duplicate votes generated by Congress all these years? Do you, BJP has some strategic planning? Because before going to 2014, Yes. you need to have strategic Sure, planning. I'll tell you what. There was the problem, the bigger problem with Congress was the misuse of the electronic voting machine. This is the electronic voting machine. The main brain of the electronic machine is something called a microcontroller, which is embedded there in the program. That decides who will get how much, the totaling, everything is done by that brain.
this is not produced in India. It is produced in Japan. When I inquired in Japan, they told me that this chip, yes, one of our private companies is producing. When I asked them, do you use it in the electronic voting machine of Japan? They said, we are not mad. We don't use electronic voting machine, we use ballot paper. So I was surprised. I said, why? He said, because it is very easy to rig an electronic voting machine with a mobile phone. And they demonstrated it to me. Who will get how much vote? Then I started checking. England, does it have electronic voting machine? No. Germany? No. Netherlands? No. In Ireland? No. Even Italy does not have. See? So, no country has except Nigeria, India and Venezuela. Now, then I went to the Supreme Court, filed a case, and I proved that electronic voting machines can be rigged. And so the court said, don't ask us to give up the machine, you tell us modification. So I have suggested